नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय पर हम जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय हैं उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे संरक्षित खेती की और बात होगी मधुमक्खी पालन की। एक बार फिर हम दोहरा देते हैं, आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे संरक्षित खेती के बारे में और साथ ही बात करेंगे मधुमक्खी पालन की। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय जिस पर आज आपको हम जानकारी देंगे। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हैं। इनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर बलराज सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं IRI में पूसा नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बलराज आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी, जो कि सह निदेशक हैं मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र पंतनगर विश्वविद्यालय से। तो जैसा कि हमने आपको विषय बताया और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर बलराज, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब संरक्षित खेती की हम बात करते हैं, हालांकि एक ऐसी खेती जिसका प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी जो किसान हैं वो जानने को इच्छुक रहते हैं कि आखिर इस खेती का फ़ायदा क्या है, ये क्या है आखिर। बिल्कुल मुकुल जी, देखिए जब संरक्षित खेती की बात करते हैं तो उसकी आवश्यकता और मुख्य उद्देश्य क्या है उनको समझना बहुत ज़रूरी है जी। और संरक्षित खेती किन फसलों के लिए आवश्यक है ये भी जानना जरूरी है। तो आधारभूत अगर हम बात करें तो उसमें खुले खेतों में जब हम खास करके सब्जियों की और कुछ और फसलों की खेती, फूलों की जी, यहाँ तक कि कुछ फलों की खुले खेतों में, खुले वातावरण में जब करते हैं जी, तो मुख्य तौर पर दो प्रकार के कारक वो उसमें बाधक बनते हैं, वो उसमें परेशानियां पैदा करते हैं। एक तो जैविक कारक है जी। जैविक कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो हैं वो विषाणु रोग हैं, खास करके सब्जियों की अगर बात करें जी। जैसे अभी पूरे विश्व भर में ह्यूमन्स के अंदर कोरोना वायरस आया, ऐसे सब्जियों में, फलों में, दूसरी फसलों में विषाणु रोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें प्रभावित करते हैं, उससे प्रकोप करते हैं जी। फिर उसके कीड़े मकोड़े, दूसरे कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, माइकोप्लाज्मा जी, ये सारे। फिर अजीवित कारक जिसके अंदर टेम्परेचर, तापमान, उसकी अधिकता और उसकी बहुत कमी होना जी। कभी टेम्परेचर जो है ना वो 50-48 डिग्री के लगभग है, 45 डिग्री है, कभी वो माइनस चला गया, 2 चला गया, कभी 0 चला गया, कभी 5 से नीचे चला गया जी। फिर हवा में नमी कभी 95%, 100% ह्यूमिडिटी है, कभी वो 15% से नीचे आ गई मैक्सिमम। यानी एक सुरक्षा कवच हम मान सकते हैं संरक्षित खेती को। तो जब फसलों को, किसी फसल को जी, हम दोनों जैविक और अजैविक कारकों से मुख्य तौर पे बचाते हुए करते हैं जी, तो उसको संरक्षित खेती हम कहते हैं। चलिए, बिल्कुल इसके और क्या लाभ हो सकते हैं ये आपसे हम विस्तार में जानेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। संरक्षित खेती का मतलब सब्जी फसलों को जैविक और अजैविक कारकों से सुरक्षा देते हुए उत्पादन करना है। इसमें किसान खासकर पॉली हाउस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मौसमी सब्जियों के साथ साथ बेमौसम की सब्जियां उगाकर भी लाभ लिया जा सकता है। हालांकि पॉली हाउस में सब्जियां उगाना थोड़ा महंगा जरूर होता है। पॉली हाउस एक संरक्षित व फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कि कम सघनता वाले पॉलिथीन, पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीट रोधी नेट से ढके होते हैं। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है और फॉगर व ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर मौसम के अनुकूल बनाया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दे को गिरा दिया जाता है, जिससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इसके साथ ही तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मृदा तापमान, पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित करना आसान होता है। इसके अलावा किसान दूसरी तकनीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें लागत कम आती है। ऐसी तकनीकों में इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस और लो टनल जैसे विकल्प शामिल हैं।
इन तकनीकों के जरिए की गई खेती में नुकसान की आशंका कम रहती है, साथ ही गुणवत्ता और मात्रा भी बेहतर मिलती है। इन सुरक्षित ढांचों में खेती करने के लिए सबसे पहले सब्जियों के पौध प्लग ट्रे में तैयार किए जाते हैं। उसके बाद पौधों को उपयुक्त संरक्षित तरीके से रोपाई की जाती है। लो प्लास्टिक टनल तकनीक में रोपाई के बाद फसल क्यारी के ऊपर कम ऊंचाई पर प्लास्टिक की चादर ढक कर बनाया जाता है। ये फसल को कम तापमान से होने वाले नुकसान को कम करने में काफी हद तक सहायक है। हालांकि इन तकनीकों के बावजूद किसानों को फसल निगरानी और रखरखाव पर ध्यान देना होता है। तो जाना आपने किस तरीके से संरक्षित खेती जो है वो लाभदायक है। किसानों के लिए गुणवत्ता युक्त उत्पाद अगर आपको मिलेगा तो उसके ज़रिए अच्छा मुनाफा आपको बाजार में मिल सकेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मुनाफे की तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन काफ़ी अहम माना जाता है, जिसके ज़रिए जो हमारे किसान हैं अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूनम, जानना चाहेंगे आपसे, जब हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं कितना महत्वपूर्ण कि कृषि के साथ साथ अगर किसान मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आते हैं तो इसके ज़रिए ना सिर्फ अपनी जो आमदनी है इसको बढ़ा सकते हैं बल्कि और कई फ़ायदे उनको मिल सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हर कोई अपना सकता है। ना तो उसमें कोई उम्र का बंधन है और ना ही कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जेंडर का भी कोई फर्क नहीं है। तो कोई भी इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास जमीन है, नहीं है, खेत है, नहीं है तो भी चलेगा और आप मधुमक्खी पालन आराम से कर सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास खेती बाड़ी होगी तभी हम मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर की छत है, मधुमक्खी के बक्से छत पे भी रखे जा सकते हैं। और कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि हम तो नौकरी करते हैं या किसानी करते हैं, सारे दिन खेत में रहेंगे तो मधुमक्खी पालन कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त समय की जरूरत नहीं है। आप अपने रोजाना के ऑफिस का काम कर सकते हैं, रोजाना का खेती बाड़ी का काम भी कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या करना है कि एक हफ्ते में एक दिन निकालना है, जो छुट्टी का दिन आप निकालें 1 घंटे के लिए और अपने बक्से को देख लें। मधुमक्खियां इतनी ज्यादा काम करने वाली होती है कि 3 किलोमीटर के दायरे में जहां भी आप रहते हैं वहां फूल होंगे तो मक्खियां अपने आप चले जाएंगी। वो ये भेद नहीं करेंगी कि आपका खेत है कि पड़ोसी का खेत है। तो इसलिए ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं कि मधुमक्खी पालन को मैं कर सकता हूँ या आप कर सकते हैं। हम सभी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और इसको एक अतिरिक्त आय के साधन के रूप में देखना चाहिए। और एक बहुत ही खास बात यह है कि जिस भी इलाके में मधुमक्खी रहती है 3 किलोमीटर के दायरे में, उस पूरे गांव की, पूरे इलाके की जो आमदनी है वो बढ़ जाती है। हमारे ऐसे भाग्य का द्योतक माना जाता है कि मधुमक्खियां बहुत भाग्यशाली होती है। हमारे पहाड़ पे ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसान की आमदनी तो होती है पैसा, धन, उसकी फसल बहुत अच्छी हो। अब पहले वाला जमाना तो रहा नहीं है कि छप्पर पाड़ के भगवान जी दे देंगे। अभी तो कमाना ही पड़ेगा। अभी नौकरी भी करते हैं पर एक अकेले आमदनी पे तो खर्चा चलेगा नहीं ना। तो अगर हम मधुमक्खी पालन करते हैं तो उससे क्या है कि जो हमने फसल लगाई है या हमारे इलाके में जो फसल हो रही है उसमें परागण क्रिया मधुमक्खियां करती हैं। और वो परागण क्रिया के द्वारा जो आमदनी है 2 से 4% तो परागण क्रिया के द्वारा पैदावार बढ़ जाती है। और पैदावार बढ़ेगी तो पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा तो किसान का भाग्य खुलेगा ना। तो जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि ना सिर्फ आमदनी जो है वो यहाँ बढ़ रही है बल्कि हमारा जो फसल उत्पादन की हम बात करते हैं उसमें भी इजाफा होता है अगर आप मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं। और इसके ज़रिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका फ़ायदा लेकर जो हमारे किसान हैं क्षेत्र से जुड़ भी रहे हैं। उनके बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आइए नज़र डाल लेते हैं एक और ख़ास रिपोर्ट पर। मधुमक्खी पालन से सिर्फ मीठा शहद ही नहीं मिलता बल्कि इनसे पर्यावरण संतुलन और बेहतर पैदावार भी मिलती है। छोटे और सीमांत किसान बहुत कम खर्चे पर इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। मधुमक्खियों के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण लेकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस ओर सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 500 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
व्यवसाय शुरू करने के लिए मधुमक्खी पालन के लिए एपिस सिराना इंडिका व एपिस मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियों को आसानी से लकड़ी के बक्सों में पाल सकते हैं। देशी मधुमक्खी प्रति वर्ष औसतन 5 से 10 किलोग्राम शहद प्रति परिवार और इटालियन मधुमक्खी 50 किलोग्राम तक शहद उत्पादन करती है। इसमें विशेष रखरखाव की जरूरत होती है। साथ ही परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वार्षिक प्रबंधन करना चाहिए। मधुमक्खी पालन के लिए स्थान चुनाव के लिए 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ पौधे बहुतायत में हों, जिनमें पराग व मरकंद साल भर मिल सके। तेज हवाओं के स्थान पर सीधा प्रभाव होना चाहिए। यदि छायादार पेड़ नहीं है तो वहाँ अप्राकृतिक रूप से छायादार स्थान बनाना चाहिए। स्थान मुख्य सड़क से थोड़ा दूर होना चाहिए। साथ ही भूमि समतल व जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। बारिश के मौसम में तेज वर्षा, हवा और शत्रुओं जैसे चींटियां, पक्षियों से नुकसान का खतरा बना रहता है। भूमि पतंगों के प्रकोप को रोकने के लिए छतों को हटा दें, फ्लोर बोर्ड को साफ करें और गंधक पाउडर छिड़कें। चींटियों की रोकथाम के लिए स्टैंड को पानी भरे बर्तन में रखें। तो जाना आपने मधुमक्खी पालन आप कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर एक प्रबंधन की आवश्यकता होती है और सारी जानकारी आपके पास होगी तो आप सफलतापूर्वक इसको कर सकेंगे। फिलहाल यहाँ डॉक्टर बलराज आपसे हम समझना चाहेंगे, जब हम बात कर रहे थे संरक्षित खेती की, आपने बताया किस तरीके से एक सुरक्षा कवच के रूप में हम इसको मान सकते हैं, लेकिन क्या कोई विशेष ऐसी हमारी सब्जी फसलें हैं जिनकी खेती इसमें हम कर सकते हैं खुले खेत के मुकाबले? बिल्कुल, निश्चित रूप से कई फसलें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे टमाटर की फसल है, अभी बरसात का मौसम है जी, इसमें बाहर विषाणु रोग और दूसरे कीड़े मकोड़ों का बहुत भयंकर प्रकोप होता है जी। ऐसी स्थिति में उसकी खेती बाहर करना टमाटर का बहुत कठिन होता है, नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। और ग्रीन हाउस में अब खुले खेत में वही फसल टमाटर की 4 महीने की फसल है जी, 4 से 4.5 महीने की। लेकिन आप अगर उसी फसल को एक नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस भी है, प्राकृतिक रूप से वायु संवाहित ग्रीन हाउस है, उसमें आपने टमाटर की फसल एक बार लगाई तो वो 8 से 9 महीने आसानी से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक बेल के रूप में काम करेगी। तो क्या हुआ, आपकी जो बाहर दिक्कत थी, जितनी भी चाहे विषाणु रोग थे, कीड़े मकोड़े थे और बीमारियां थी, उनके खिलाफ आप कितना कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का छिड़काव कर रहे थे, वो कम हो गया। और आपकी अवधि 4 महीने थी, उत्पादकता आपकी उसकी 18 से 20 टन प्रति हेक्टेयर थी। और आपने जब उसको ग्रीन हाउस में लगाया, वही टमाटर की जो वैरायटीज अलग हैं थोड़ी, जो खुले खेत के मुकाबले, यहाँ पे प्योर इंडेटर्मिनेट टाइप वैरायटीज का इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसकी अवधि हो गई 8 से 9 महीने, और आपका उत्पादकता उसकी हो गई उससे 20 टन से बढ़ के लगभग 10 टन या 15 टन तक प्रति, जो है ना, अगर हम वहां पर 20 टन की बात कर रहे थे, यहाँ 150 से 200 टन हो गई लगभग बढ़ के प्रति हेक्टेयर। वो 1000 स्क्वायर मीटर से पैदा हो जाएगा जो बाहर 1 हेक्टेयर से हो रहा था। और फिर जो आप जितना कीटनाशकों का और जो दिक्कत बाहर आ रही थी वो अंदर नहीं आएंगी अगर आपका प्रबंधन ठीक ठाक है। अगर आपने ग्रीन हाउस उसको बनाने में जो रखा है कि साइड वेंटिलेशन कितना होगा, टॉप वेंटिलेशन कितना होगा, दोनों का अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर जब गेट है, जो मुख्य जो द्वार है और जो उसके बीच में और 2 गेटों के बीच में वहां पर 2 वेटिंग एरिया हम छोड़ेंगे, और दोनों दरवाजों का एक साथ नहीं खुलना होना चाहिए। पहला दरवाजा खुला, दूसरा जब खुले जब पहला बंद हो ले, तो कोई कीड़ा मकोड़ा गलती से आपके साथ, आपके शरीर के साथ अंदर जा रहा है तो रुक जाए, इस प्रकार से। और मान लिया कहीं से गलती से चारों तरफ जो इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा है, मच्छरदानी वाला नेट, कीट अवरोधी नेट 40 मैस का, वो अगर कहीं से फट गया है और वहां से संभावना है कि कोई सफेद मक्खी या कोई दूसरे कीड़े अंदर जा सकते हैं, तो उसको प्रॉपर मेंटेनेंस के तहत उसमें पैचअप वर्क करना, उसकी सिलाई कर देना, उसमें थेगली लगा देना, कह सकते हैं, निगरानी लगातार करते रहें। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। वॉल्यूम गुजारिश करना चाहेंगे आपसे, अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप बंद कर दें। हाँ, बोलिए सर। जी, सुन पा रहे हैं आपको सर, भी? हमारा गांव समंदर के बाजू में है जी।
तो पानी खारा है थोड़ा। हाँ जी जी सर। जी। समुद्र के बाजू में हमारा गांव है। हमारे पानी थोड़ा खारा है जी। तो कौन सी फसल डाले इससे हमें मुनाफा जास्ती मिले सर? चलिए बिल्कुल, ऐसे में क्या इनको क्या करना होगा? नहीं, देखिए, खारा पानी है, आपको ये बताना पड़ेगा खारापन कितनी सीमा तक है, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी की कितनी है, उसमें नमक की मात्रा TDS टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स कितने हैं, और उसकी pH क्या है जी। जब तक आप अपने पानी की रिपोर्ट हमें नहीं बताएंगे कितना आपका पानी खारा है, जब तक हम नहीं फसल बता सकते। अगर मान लिया आपका खारा पानी बहुत ज्यादा खारा पानी है जी, तो हम आपको कहेंगे कि आप उसमें चुकंदर की खेती करें, चुकंदर ज्यादा सहनशील फसल है। उसके बाद पालक की फसल आप कर सकते हैं, उसके बाद दूसरी फसलें और हैं। तो खारेपन की सीमा कितनी है, आपको एक बार अपने पानी का सैंपल जो आपका ट्यूबवेल है या जो दूसरा स्रोत है कोई भी, उसका एक बार टेस्टिंग करानी पड़ेगी, पानी की रिपोर्ट। तो उसके आधार पर आप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, या कोई अनुसंधान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय है या संस्थान, उससे संपर्क करें। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता पाता, अगर आप मुझे बता पाते कि खारापन कितना है। जी बिल्कुल, अगर बेहद मान लिया नमक की मात्रा उसमें 5000 लेवल पे है, ppm है, तो ऐसी स्थिति में फसलें करना बहुत मुश्किल होगा, तो उसमें कम फसलें हो पाएंगी। और मान लिया मुनाफा इनको नहीं हो TDS का पाएगा। लेवल मान लिया 1500-2000 के बीच है, तो निश्चित रूप में कई फसलें आप उसमें पैदा कर सकते हैं। जी, तो ये बेहद जरूरी, जैसे आप मिट्टी की जांच कराते हैं ऐसे ही जो पानी की जांच है, और अगर वो कराएंगे तो और ज़्यादा बेहतर विकल्प जो हैं आपके सामने होंगे। अब आइए रुख कर लेते हैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर पूनम, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि कोई भी अगर जब चाहे हम मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके लिए एक उचित समय रहेगा? सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप किस इलाके में रहते हैं और वहां पर किस समय पर मधुमक्खियों के लिए फूल उपस्थित होने चाहिए। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले जरूरी ये बात है कि आप जहां भी रहते हैं 3 किलोमीटर के दायरे में फूल वाले कोई भी पेड़ होने चाहिए, चाहे वो घास हो, सब्जी हो, फल हो, कोई भी फसल होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की, तो हमारे पास सबसे लंबा समय होता है सरसों के फूलों का, जो आते हैं नवंबर दिसंबर से। अगर हम अर्ली वैरायटी लगाते हैं उत्तरा, तो नवंबर अक्टूबर में आराम से फूल ले सकते हैं। तो सबसे उचित समय, क्योंकि सरसों का फूल सितंबर से लेकर मार्च तक रहता है, तो ये मधुमक्खी पालकों के लिए शहद उत्पादन का सबसे अच्छे समय माना जाता है। तो यदि सितंबर में मधुमक्खी पालन शुरू किया जाए तो एक बहुत ही लाभप्रद व्यवसाय बन सकता है, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि अगर हमने इधर कोई बिजनेस किया है तो प्रॉफिट हमें तुरंत हो जाए। अगर आप मई में लगाना चाहेंगे तो उस समय फूल नहीं होंगे, गर्मी आ जाएंगी, डर्ट पीरियड होगा, मक्खियों को खाना आपको खुद खिलाना पड़ेगा। तो ऐसे समय पे हम शुरुआत करते हैं जब हमारे इलाके में सफिशिएंट मात्रा में फूल उपस्थित हो। तो सबसे अच्छा हमारे मैदानी इलाकों में सरसों का समय होता है, जो कि सितंबर से स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल, तो देखिए उचित समय जो है वो सितंबर का हम मान सकते हैं। उसके आगे आगे जो मौसम है वो अनुकूल रहता है मधुमक्खी पालन के लिए। आगे भी आपको हम बताएंगे और कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है मधुमक्खी पालन और संरक्षित खेती कर। लेकिन फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं संरक्षित खेती और मधुमक्खी पालन के बारे में। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। गणपत जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। गणपत जी सवाल पूछ सकते हैं आप। जी सर नमस्कार। जी दलपत जी। जी सर, मैं थोड़ा आपसे एक निवेदन ये करना चाह रहा हूँ और एक परामर्श लेना चाह रहा हूँ। अभी टीवी देख रहा था सर जी मैं। जी। तो ये ग्रीन हाउस जो टमाटर के लिए दिया जाता है, इसमें छोटे मझोले किसान को क्या शासन सुविधा प्राप्त होती है क्या? जी बिल्कुल। और क्या जानना चाह रहे हैं? बस इसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। जैसे 5 बीघा 4 बीघा वाले किसान को क्या शासन इसमें जो ग्रीन हाउस लगाना चाहते हैं उसमें क्या फायदा मिलता है सर? यानी अनुदान के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। दलपत जी, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकारों की मार्फत चलती हैं। MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके तहत आप जो आपका जिला उद्यान अधिकारी है या सहायक निदेशक उद्यान है, उससे आप अपने जिले में संपर्क करें जी। उसमें अनुदान है छोटे किसान के लिए, बड़े किसान के लिए। आप ग्रीन हाउस लगाना चाहते हैं, 1 एकड़ तक ग्रीन हाउस बनवा सकते हैं प्राकृतिक रूप से, वायु संवाहित ग्रीन हाउस। उसके ऊपर मुझे अब पूरा ये नहीं पता है कि कितना सब्सिडी है, कितना अनुदान है। राज्य का विषय है तो अलग अलग है। 50% या उसके आसपास का अनुदान है जी। और अगर आप साथ साथ ग्रीन हाउस के अलावा आप कीट अवरोधी नेट हाउस, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस भी बनवाना चाहते हैं तो वो भी 1 एकड़ तक आप बनवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि नहीं, गर्मी में धूप और तापमान बहुत तंग करता है और हरी पत्ते वाली सब्जियां करनी है और मुझे शेड नेट हाउस बनाना है, छाया करने वाला नेट हाउस, उस पर भी अनुदान है। और यहां तक कि उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब में, यूपी के अंदर जो लो टनल हैं, वॉकिंग टनल हैं, उनके ऊपर भी अनुदान है। लो टनल का बहुत प्रचलन हुआ है पंजाब और हरियाणा में। तो अनुदान आप अपने सहायक निदेशक से या जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें, योजनाओं का पता करें और आपको फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। और क्या आवश्यकता है, आप किस जिले से आते हैं, वहां जिले में आपके में ज्यादा ठंड नहीं पड़ती तो आपको जरूरी नहीं कि आप ग्रीन हाउस बनवाएं, आप नेट हाउस में आपका गुजारा हो सकता है, कीट अवरोधी नेट हाउस में जी। तो आपका सारा उसके ऊपर निर्भर है, आपकी जमीन, वहां का पानी। अभी एक किसान भाई ने सवाल पूछा था, खारा पानी है जी बिल्कुल। तो पहले उसको बताना पड़ेगा खारेपन की स्थिति क्या है। तो हम उसको, अगर वो चाहता है फिर भी सब्जियां करना, ग्रीन हाउस बनाना, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो सॉइललेस कल्टीवेशन में जा सकता है। कोकोपीट या उसका इस्तेमाल करके, बिना मिट्टी के, वो भूरहित माध्यम का इस्तेमाल करके ऐसे में ग्रीन हाउस में टमाटर की, खीरे की खेती कर सकता है, लेकिन उसको बताना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब अगर देखा जाए, क्योंकि जो हमारी बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे उदाहरण आपने दिए इनके, तो क्या अभी के समय भी अगर किसान चाहें तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से। आपने जो पहले चर्चा हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, वो इसी बात पे कर रहे थे, फसलों की बात हम कर रहे थे। टमाटर एक फसल मैंने बताई थी जी। इसी प्रकार से जो खीरा है, खुले खेत में हम जो खीरा करते हैं, 2 ही फसल होती हैं उत्तर भारत में। एक तो गर्मी के मौसम में समर क्रॉप और एक रेनी सीजन। सर्दी में खीरे को ठंड लगती है, वो बीज ही नहीं उग सकता, फसल पैदा नहीं हो सकती जी। तो ऐसे में 2 फसल है। और जो बरसात और बरसात का जो बाद वाला मौसम अभी जो चल रहा है, इसमें बहुत खराबा होता है खुले खेत में। वही विषाणु रोग, कुकुम्बर मॉजिक वायरस या दूसरे विषाणु रोग, कई तरह के रोग बीमारी आते हैं, वो तंग करते हैं, फसल सफल नहीं होती। समर की फसल जो समर में भी, लेकिन जब अनसीजनल रेन्स हो जाती हैं तो कई बार खराबा होता है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में ग्रीन हाउस में जो अलग किस्म की प्रजातियां हैं, बीज रहित प्रजातियां, पार्थिनोकार्पिक जो कुकुम्बर है, उसकी 2 फसल नहीं जी, साल में 3 फसल उसकी लेना संभव है नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में जी। एक फसल मान लिया किसान ने लगाई जुलाई में, वो फसल आपकी अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी जी बिल्कुल। वो फिर खेत की तैयारी करे, उसमें दूसरी फसल मान लिया वो नवंबर में लगाता है तो वो फसल आपकी चलेगी जनवरी के आखिर तक जी। फिर फरवरी में तीसरी फसल लगा सकता है फरवरी के आखिर में, यानी साल भर आमदनी का स्रोत रहेगा, मई तक चलेगी, जून तक चलेगी। तो इस प्रकार से 3 फसलें लेना संभव है खीरे जैसी उसकी तो जी बिल्कुल। इसके अतिरिक्त मुकुल जी, तीसरी जो फसल है जो महत्वपूर्ण है, जो खुले खेत में करना बहुत कठिन होता है और बहुत उसमें बीमारियां, लेकिन बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप है जी, शिमला मिर्च। इसकी खेती की अगर बात करें, खुले खेत में बहुत परेशानियां आती हैं और उसकी उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों निम्न स्तर की होती हैं जी। तो ऐसी स्थिति में शिमला मिर्च की अगर खेती हम संरक्षित क्षेत्र में, चाहे ग्रीन हाउस हो चाहे वो नेट हाउस हो, उसका इस्तेमाल करके करते हैं तो उसकी सफलता उसको मिलेगी, उपज भी बढ़ेगी, फसल का आकार, उसकी शेप, वो सब बरकरार रहेंगी और उसकी अवधि भी बढ़ेगी।
अवधि करीब करीब 7 से 8 महीने शिमला मिर्च की खेती नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस में, यानी सीधे तौर पर आमदनी जो है वो हमारी देखिए बढ़ सकती है अगर हम संरक्षित रूप से अलग अलग फसलों की खेती अगर करते हैं। तो अलग अलग विकल्प आपके पास हैं और विशेषज्ञ हमारे लगातार आपको बता रहे हैं क्या क्या विकल्प आपके पास हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं। यहाँ चलिए डॉक्टर पूनम का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पूनम, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने बताया कि बेहद ज़रूरी है कि किसानों को इस बात की जानकारी हो, लेकिन उचित समय के साथ साथ जो प्रशिक्षण की हम बात करते हैं, कितना ज़रूरी कि किसान जो है वो अगर मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं तो पहले अच्छे से इसका प्रशिक्षण ले लें? जी बिल्कुल, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम मधुमक्खी की बात करते हैं तो सबको डर लगता है कि कहीं डंक तो नहीं मार लेगी। जी, सबसे पहले तो डर ही दूर करना पड़ेगा। हालांकि इसे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर डंक भी मारती है ना तो वो एंटीबायोटिक्स की तरह होता है। अगर किसी मक्खी ने एक बार डंक अगर मार लिया है किसी को, तो समझिए कि 3-4 महीने तक बुखार, खांसी, जुकाम कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए से घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि मधुमक्खी एक जीवित प्राणी है, वो कैसे रहता है, उसमें कौन कौन सी जातियां होती हैं, कितने उसकी कास्ट होती है, यानी कि एक रानी मक्खी होती है, एक श्रमिक मक्खी होती है, क्या क्या प्रबंधन नीतियां होती है, ये सब जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए एक छोटा सा प्रशिक्षण कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। और ये प्रशिक्षण 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, जो लोग अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं और आराम से इसको सीख सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपको प्रशिक्षण मिल गया तो आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो बैंक में जाकर आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस समय सरकार ने बहुत सारी स्कीम भी चलाई हुई है, तो योजनाओं का अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो वो उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिनके पास मधुमक्खी प्रशिक्षण का एक सर्टिफिकेट होगा। चलिए बिल्कुल डॉक्टर पूनम, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले इनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। वासुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? मधुमक्खी पालन के बारे में जानना चाह रहे थे। जी, आप करना चाहते हैं मधुमक्खी पालन? जी। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं हमारे साथ। जी, मिलेगा मधुमक्खी कहाँ से वगैरह? जी डॉक्टर पूनम, एक सवाल यहाँ पर आया है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, जो एक किसान हैं वो करना चाह रहे हैं मधुमक्खी पालन, कैसे ये इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कहाँ से इनको सारी जानकारी मिले? जैसा आपने बताया जो प्रशिक्षण है ये भी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आप जिस भी इलाके में रहते हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में आपके पास फूलों वाली खेती, यानी कि कोई फसल, पेड़ पौधे होने चाहिए। दूसरी बात, निकट के किसी खादी ग्राम उद्योग, अपने कृषि अधिकारी या पंचायत है तो आप उनके पंचायत के जो पंच होते हैं उनके पास जाके संपर्क करिए कि मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग की व्यवस्था कौन कर रहा है। तो बहुत सारी जगह पर उद्यान विभाग के अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ये सभी लोग, क्योंकि इस समय सरकार की योजना चल रही है तो 25-25 लोगों का ग्रुप बनाकर एक ब्लॉक में ट्रेनिंग का कर रहे हैं। तो आप जाए तो ये ट्रेनिंग आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से मुफ्त होगी। और अगर आप है तो आपके निकट कोई भी कृषि विश्वविद्यालय हो, से मध्य प्रदेश में है तो ग्वालियर, पता नहीं उनकी जगह कितनी दूर है, ग्वालियर नरसिंहपुर से जुड़े थे हमारे साथ। हाँ जी, तो वो जो है कृषि विश्वविद्यालय के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर हमारे यहाँ पंतनगर से करना चाहें तो भी आपका स्वागत है। बस आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो हमारा विश्वविद्यालय भी समय समय पे जब 15-20 का ग्रुप हो जाता है तो प्रशिक्षण देता है, तो आप हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, तो पंतनगर विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर बलराज, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जब संरक्षित खेती की हम बात कर रहे हैं तो सीधे तौर पर जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या, क्योंकि खुले खेत में हम देखते हैं मधुमक्खी पालन हमारे करते हैं, संरक्षित खेती के साथ भी क्या इसको हम कर पाएंगे? आप पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैडम वैसे बता रही हैं, मैडम पूनम श्रीवास्तव पंतनगर से, लेकिन मैं जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से खेती का और मधुमक्खियों का एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता है, पूरकता हम मान सकते हैं। बिल्कुल एक दूसरे के पूरक हैं जी। खेती बगैर मधुमक्खियों के, बगैर पॉलिनेशन के संभव नहीं है, और 70% से ज्यादा योगदान वो मधुमक्खियों का ही है पॉलिनेशन के अंदर, परागण के अंदर, और बाकी बचा हुआ दूसरे जो परागण में सहायक जो अन्य कीट हैं उनका योगदान होता है। तो खुले खेत में हमारी अधिकतर 2 पालतू प्रजातियां हैं, एपिस मेलिफेरा जी और एपिस सेराना इंडिका, जो इंडिजिनस है, हमारी देसी जो किस्म है जी। 2 प्रमुख तौर पर इस कार्य को करती हैं खुले खेतों में,
चाहे वो परपरागित फसलें हों, चाहे वो स्वपरागित फसलें हों। चलिए एक सवाल पहले हम ले लेते हैं। डॉक्टर बलराज, दर्शक जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? बिहार से हमारे साथ जानकारी यही लेना था कि 1 एकड़ में ग्रीन हाउस लगाने में लागत कितना लगता है जी, और उसमें सब्सिडी कितना है? चलिए, मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़े हैं। 1 एकड़ में आपको अपने बिहार का जो जिले का मुजफ्फरपुर से आप हो तो जिला उद्यान अधिकारी या सहायक निदेशक उद्यान से बात करनी पड़ेगी, संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो राज्य सरकारों की मार्फत लागू होती हैं जी। तो अंदाजन ये है कि 50% अनुदान है, और 1 एकड़ में अगर मैं नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस बनाने की अगर मैं बात करूं तो शायद करीब अंदाजा है मेरा 35-36 लाख रुपए का खर्चा आएगा नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस बनवाने में। उसमें आपका अनुदान 50% अगर है तो वो सरकार देगी जी, और बाकी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये अलग अलग उस पर निर्भर करता है, राज्यों में अलग अलग वो है किन फर्म्स का एनपैनलमेंट किया गया है और वो किस प्रकार से कितने उस पर लागत। कृषि जो है राज्य का विषय है, अलग अलग योजनाएं चलती हैं, वहाँ संपर्क करना पड़ेगा और उनसे ये जानकारी लेनी पड़ेगी। तो देखिए, आप अपने इलाके में नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस जिसमें साइड वेंटिलेशन अच्छा हो और टॉप वेंटिलेशन भी अच्छा हो और वो अच्छे से बनवाएं, जब भी उसकी बात आप, और प्रशिक्षण के बगैर आप इस तरीके का कार्य करते हैं तो उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिलती। तो पूरी जानकारी आपको, चाहे वहाँ कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी है हमारा जो है राजेंद्र उस नगर के अंदर, उसके अतिरिक्त दूसरा कृषि विश्वविद्यालय भी साबौर में है और दूसरे संस्थान भी हैं जो आपको इस तरीके की जानकारी या प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो तमाम माध्यम देखिए आपके पास हैं जिनका चयन आप कर सकते हैं और फिर संरक्षित रूप से खेती करके अपनी आमदनी को आप दोगुना कर सकते हैं। फिलहाल हेलो किसान में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं मधुमक्खी पालन और संरक्षित खेती के बारे में। अलग अलग जगह से जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार रामफूल जी।
जी सर, मैं राजगढ़ नरसिंहगढ़ से बोल रहा हूँ सर, जी मध्य प्रदेश से। जी बताइए। जी सर, हमें ये सब्जियों के लिए पॉली हाउस बनवाना है, तो 1 बीघे जगह में तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? कौन सी सब्जी कितने में बनता है सर ये सब? जी, कौन सी सब्जी का चयन करना चाह रहे हैं आप? जी सर, सब्जी का। चलिए, सब्जी लगाना चाहते हैं सर उसमें। चलिए, राजगढ़ से। जी, आपको आपका जो जिला है उसके जिला उद्यान अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर या सहायक निदेशक उद्यान, उससे संपर्क करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो उद्यान विभाग है उसके 2 अधिकारी जिले में बैठते हैं, सहायक निदेशक उद्यान और जिला उद्यान अधिकारी जी, उनसे संपर्क करें। और केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकारों की मार्फत जो हैं वो लागू होती हैं और उस पर कितना अनुदान है वो आपको बताएंगे जी। 1 बीघे में बिल्कुल आप ग्रीन हाउस बनवा सकते हैं, लेकिन आपको पहले पूरी तकनीकी जानकारी, मैं तो ये कहूँगा आप प्रशिक्षण लें जी, जब ज़्यादा फायदा रहेगा। और इसमें जो लागत आती है वो निर्भर करती है राज्य से दूसरे राज्य में अनुदान के ऊपर, और वहां पे जिन कंपनियों का एनपैनलमेंट किया गया है। तो वैसे प्राकृतिक रूप से वायु संवाहित जो ग्रीन हाउस है जी, उसको बनाने में 1 एकड़ में वो लगभग 35-36 लाख रुपए का अंदाजन खर्चा आता है, जिसमें 50% के लगभग अनुदान मिलता है। पहले ज्यादा मिलता था, अब कुछ कम है जी। तो वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है जी। तो लेकिन नेट हाउस अगर आप बनवाते हैं, कीट अवरोधी नेट हाउस, वो भी उतना ही काम करेगा आपका ग्रीन हाउस की तरह आपके इलाके में। की अगर हम बात करें डॉक्टर बलराज, जैसे तो उसमें टमाटर कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं, शिमला मिर्च कर सकते हैं, करेला भी कर सकते हैं। लेकिन करेले जैसी फसल में, लौकी या ऐसी फसलों में फिर परागण का जी, वो देखना पड़ेगा कि ये परागण का जो प्रक्रिया उसको कैसे पूरा कर पाएंगे, जिसमें मधुमक्खी पालन पर भी चर्चा कर रहे हैं जी। उसमें हम बताएंगे कि कैसे कौन सी मधुमक्खियों का इस्तेमाल उसमें हो सकता है जी। तो इस प्रकार से बहुत सारी सब्जियां अगर शेड नेट का इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी के जो महत्वपूर्ण महीने हैं मई जून जुलाई, उसमें पालक है, उसमें मेथी है, उसमें धनिया है, उसमें पुदीना है, उनकी खेती करना चाहते हैं तो शेड नेट हाउस बनाया जा सकता है, इसमें लागत कम आएगी। और मच्छरदानी वाला जो नेट है, कीट अवरोधी नेट है, उसमें भी लागत ग्रीन हाउस के मुकाबले आधी से भी कम आएगी। तो लागत कम और आमदनी ज्यादा आपकी हो सकती है अगर आप इनका चयन करते हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर पूनम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर हम जो किसान हैं मधुमक्खी पालन से जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनकी आमदनी जो बढ़ती है, ना सिर्फ शहद उत्पादन बल्कि अब और भी कई उत्पाद हैं जो अब किसानों को मिलने लगे हैं, इस बारे में हम चाहेंगे आप अगर कुछ जानकारी दें तो। देखिए, सबसे पहले तो मधुमक्खी पालन आदमी यही सोच के करता है कि शहद मिलेगा जी। लेकिन तो वाली बात हो गई, जैसे गाय अगर हमने बांधी है तो हम दूध लेते हैं, लेकिन दूध के साथ भी अनेक चीजें ले सकते हैं। वैसे ही मधुमक्खी पालन में भी है, शहद के साथ में मोम ले सकते हैं, क्योंकि मोम से अपना छत्ता बनाती है और जब सील करती है तो वो मोम उनके लिए वेस्ट है। दूसरा, पराग भी इकट्ठा करती है जो कि प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लोग उसमें पैटीज बना के भी बेच सकते हैं। तीसरी एक और अच्छी चीज है, सबसे जो महंगी और कॉस्टली है वो है रॉयल जेली, शाही भोजन। ये आपको शायद अंदाजा नहीं होगी कि केवल 50 ग्राम मिलीग्राम में अगर हम बात करें तो भी आप हजारों की संख्या में पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ हमारे भारत में हम शहद के लिए ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे चीन है, जापान है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब रॉयल जेली पैदा करते हैं। कोई भी शहद पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि ये सबसे कीमती पदार्थ है। और इसके अलावा एक विष, वैनम, मधुमक्खी का विष भी कई सारी बीमारियों में फायदा करता है, जैसे किसी को लकवा मार जाता है और गठिया की एक आम समस्या है, तो जो इस विष है उससे इंजेक्शन बनाए जाते हैं। तो और इसके अलावा परागण क्रिया, अगर आपका खेत है तो परागण क्रिया के द्वारा आप 2 से 4 गुना पैदावार बढ़ा सकते हैं। चलिए, बिल्कुल, और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। हेलो सर, वो मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी लेना था, कैसे क्या स्टार्ट करना है? कौन से इलाके से आप बोल रहे हैं? किस जगह, जिला बता दीजिए अपना। शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश। चलिए, बिल्कुल, शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं कैसे इसकी शुरुआत की जाए। अभी देखिए, मैडम ने, डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव ने बताया था, अभी सवाल आपको पहले भी एक किसान ने पूछा था, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा मधुमक्खी पालन से पहले, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, वो 5-7 दिन का होता है। जब आप उसको शुरू करेंगे, प्रशिक्षण आपका कृषि विश्वविद्यालय है जबलपुर में और दूसरा कृषि विश्वविद्यालय आपका जो ग्वालियर में है जी। मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, उसके अलावा बहुत और भी संस्थाएं हैं। यहाँ तक कि आप
मैडम ने कहा था कि पंतनगर में प्रशिक्षण ले सकते हैं जी। और हमारे भी जो परियोजना है, अखिल भारतीय परियोजना है, उसके देश भर में 26 जो है केंद्र हैं जी, वो भी साल भर में कई प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। अब मध्य प्रदेश में तो कोई ऐसा केंद्र नहीं है, लेकिन कोटा में हमारा केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय कोटा जो मध्य प्रदेश का है, अगर वो आपसे राजस्थान का है, उसमें जाकर आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर पूनम भी इस बारे में कुछ जानकारी हमें दे रही हैं, इस बारे में जान लेते हैं उनसे। डॉक्टर पूनम, अगर जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय का आपने बताया, किसी तरह का कोई टोल फ्री नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू अगर हमारे किसान वहां पर संपर्क कर सकें? हाँ बिल्कुल, एक तो मेरा ही नंबर आप लिख सकते हैं। मैं मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र की ही डायरेक्टर हूँ, तो सबसे पहले तो कॉल मेरे पास ही आता है। और टोल फ्री नंबर भी है 1551 जी 1551 जी। बिल्कुल, किसान कॉल सेंटर नंबर है। हाँ जी, उसका नंबर है, वहाँ से भी कॉल कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो देखिए अलग-अलग माध्यम है। जाना चाहते हैं तो पंतनगर की साइट पे भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट जी। तमाम विकल्प किसानों के पास अब मौजूद हैं, जिसके ज़रिए फ़ायदा उन्हें मिल सकता है। और साथ ही डॉक्टर पूनम, अगर देखा जाए, जैसे आपने कहा कि जो दूसरे देश हैं वहाँ पर रॉयल जेली की तरह एक पूरे तरीके से फोकस इस पर किया जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर कृषि, वहाँ पर कितना महत्वपूर्ण योगदान आपको दिखता है मधुमक्खी पालन का? देखिए, अभी तो सरकार भी बहुत सारी स्कीम चला रही है। अभी तो हमारा जो मधुमक्खी पालक है वो यही सोचता है कि शहद करके ही हम अपना पैसा कमा लेते हैं। एक्चुअली भारत में क्या है ना कि हम बड़े संतुष्ट हैं। हमें अगर थोड़ा सा बिना कुछ करे धरे अच्छा मिल जाता है तो हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है और एक बड़ा आदमी बनना है और इनकम का जरिया अपने आप में मजबूत करना है, तो आपको थोड़ा सा अलग हटके सोचना होगा। जैसे अगर गाय पाली है, दूध बेचा है, तो पनीर तक लेकर आना पड़ेगा। तो ऐसे ही मधुमक्खी पालन में अगर मधुमक्खी आपने पाली है तो सिर्फ शहद से ही नहीं लेना है, उसका मोम भी लेना है, रॉयल जेली भी लेनी है, उसका विष भी लेना है, उसका पराग भी लेना है, और एक में और प्रोपोलिस, जो आजकल लोगों को कार्सिनोजेनिक की वजह से एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती, खांसी होने लगा है, उसमें एक प्रोपोलिस का पदार्थ है जो मधुमक्खियां पेड़ों में निकलने वाले गूंज से इकट्ठा करती हैं, वो भी बहुत उपयोगी है दवाइयां बनाने में। डॉक्टर पूनम, इसके लिए कोई खास प्रजाति अगर आप बताना चाहें जिसके जरिए अच्छी आमदनी, अच्छा मुनाफा जो है वो किसानों को हो सके, जो मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं? मधुमक्खी पालन में अगर हम ये करके चले कि हमें बिजनेस करना है तो वो है इटालियन मधुमक्खी, यानी यूरोपियन मधुमक्खी, एपिस मेलिफेरा। और बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले इनका सवाल हम ले लेते हैं। पवन जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत पवन जी आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। नमस्कार, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सर मधुमक्खी का अगर मैं पालन करना चाहूँ तो मधुमक्खी कहाँ से? जी चलिए, मौन वंश के बारे में पूरी जानकारी चाह रहे हैं, कहाँ से इनको प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर पूनम, इस बारे में कुछ और जानकारी आप देना चाहेंगी? मध्य प्रदेश से जो किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान है, तो देखिए, अगर आप मधुमक्खी पालन का जब प्रशिक्षण लेंगे तो प्रशिक्षण के साथ में ही आपको बता दिया जाएगा कि मधुमक्खी का बक्सा कहाँ से मिलेगा, कौन सी प्रजाति आपके इलाके में काम करेगी और मधुमक्खियां कहाँ से मिलेगी। जैसे अगर आप हमारे यहाँ पर करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि भाई 4000 में आपका मधुमक्खी और बक्सा दोनों मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जो भी खादी ग्राम उद्योग है, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मधुमक्खियों को बेचते हैं और उनका बक्सा भी देते हैं, और ये सभी सरकारी संस्थाएं हैं, इसीलिए सरकारी रेट पर ही उपलब्ध है। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी तमाम विकल्प आपके पास जो हैं, अलग अलग माध्यम इनका आप चयन कर सकते हैं। और खासतौर से डॉक्टर बलराज, अगर देखा जाए एक आत्मनिर्भरता जो है वो आती है जब हम ना सिर्फ अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं संरक्षित खेती के ज़रिए, या हमारे किसान जो है मधुमक्खी पालन करते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, निश्चित रूप से। जैसे अगर मधुमक्खी पालन की ही बात करें तो मधुमक्खी अभी तक हमारे किसानों को इतनी जागरूकता नहीं है, भ्रम की स्थिति है कि कई बार मधुमक्खी पालक जब अपने बक्से लेके जाते हैं और खेतों में रखते हैं तो किसानों को भ्रम होता है कि ये मधुमक्खियां हमारा रस चूस लेंगी, फूलों का, फसलों का, इससे नुकसान होगा, जबकि वो तो आपका फायदा कर रही हैं जी। अगर मैडम ने अजय भी बात की है, अगर सरसों की मैं बात करूं, सरसों सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, रेप सीड जो है तोड़िया वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो ऐसे में सरसों में भी 25 से 30% उपज में इजाफा पॉलिनेशन की वजह से होता है। जब मधुमक्खियों की कमी हो तो उसमें कम उपज आएगी जी, तो ऐसा अक्सर देखा गया है। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये भ्रम पैदा करना कि इससे नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। आपकी उपज बढ़ती है, और जो परपरागित फसलें हैं उनका तो गुजारा ही नहीं है, उनका तो बगैर परागण के जब तक कोई पॉलिनेटर नहीं होगा तो कैसे पॉलिनेशन होगा, तो उसमें तो उनकी निश्चित रूप से आवश्यकता है। और
जो यूरोप के जो विकसित देश हैं वहां पे तो एक ये सर्विस के रूप में काम कर रही है कि किसान जो है, कंपनियां हैं, उनको फोन करता है, मेरे खेत में मेरा इतना एकड़ का खरबूजा लगा है, या मेरा आम का बगीचा है, या मेरा इसका बगीचा है, एवोकाडो का बगीचा है, और उसमें पॉलिनेशन के लिए वो चाहिए, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग यानी रोजगार की संभावनाएं भी देखिए यहाँ पर कितनी हैं, ना सिर्फ मधुमक्खी पालन क्षेत्र में बल्कि संरक्षित खेती करके भी कई सारे विकल्प आपके पास रहते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हेलो किसान और लगातार हमारे साथ जो दर्शक हैं उनके जुड़ने का सिलसिला भी जारी है। मुकेश जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर टोंक राजस्थान से। मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? संरक्षित खेती के बारे में जानना चाहते हैं सर, और मधुमक्खी पालन का शुरुआत कैसे की जाए, और जैसे ये गवर्नमेंट की तरफ से राशि मिलती है तो वो कैसे प्राप्त हो। टोंक राजस्थान से जुड़े हैं आप मुकेश जी, टोंक से हैं जी। मधुमक्खी पालन के लिए हमारा सेंटर है अखिल भारतीय परियोजना का, वो कोटा में है कृषि विश्वविद्यालय के पास। वहाँ पे आप संपर्क करिए और वहाँ पे प्रशिक्षण लीजिए जी। संरक्षित खेती की बात है, निश्चित रूप से टोंक जो इलाका है वहाँ पे एक तो पानी की व्यवस्था आपकी ठीक ठाक है क्या ये देखना पड़ेगा, और ज़मीन का भी आपको मिट्टी का भी परीक्षण कराना पड़ेगा, दोनों चीज़ें। और आप वहाँ पर नेट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती जी, लेकिन ठंड पड़ती है ज़्यादा। अगर ठंड पड़ती है तो ऐसी स्थिति में नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस भी बनवा सकते हैं। तो आपको भी टोंक का जो जिला उद्यान अधिकारी है या असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है उससे संपर्क करना पड़ेगा जी। और राज्य सरकार की क्या योजनाएं हैं MIDH में उनका पता लगाना पड़ेगा, और प्रशिक्षण लेके दोनों, चाहे मधुमक्खी पालन हो तो भी आपको साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पर मधुमक्खी पालन का आपको प्रशिक्षण लेना है। जो मैंने कोटा बताया, नजदीक आपके कोटा हमारा केंद्र है। दूसरा, अगर आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में करना चाहते हैं तो संरक्षित खेती के अंदर भी 4-5 कृषि विश्वविद्यालय हैं उसके अंदर, राजस्थान के अंदर जॉबनेर में है, पूरा प्रशिक्षण आपको दे सकते हैं, उदयपुर में है, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वरना आप
कभी जो दूसरे संस्थान भी हैं वो भी आपको प्रशिक्षण दे सकते हैं। पूसा से भी आप कभी प्रशिक्षण ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल, लेकिन दोनों में तकनीकी जानकारी, वैज्ञानिक जानकारी लेना आवश्यक है। जी डॉक्टर पूनम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया क्योंकि अलग अलग माध्यम अब किसान के पास हैं और सरकार की भी कोशिश यही है, जब हम बात कर रहे हैं पीली क्रांति की, कि किस तरीके से ज़्यादा जो हमारे किसान हैं वो इस क्षेत्र में जुड़ें और अपनी आमदनी को दोगुना कर सकें। देखिए, कोई भी खेती करते हो या कोई भी व्यवसाय करते हो, अभी हमें अतिरिक्त आय का तो करना ही है कि हमारे पास आय का साधन हो। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम मधुमक्खी पालन को अपनाएं। जो डर की बात है कि जो डर लगता है कि हमें मधुमक्खी डंक मार देगी, तो उसके लिए दूर कर दीजिए और मधुमक्खी पालन अपनाइए, क्योंकि सरकार की इस समय बहुत सारी स्कीम है। इस समय तो प्रधानमंत्री ने ही योजना की है कि 500 करोड़ हम देंगे और इससे लगभग 2 लाख मधुमक्खी पालकों को फायदा होने वाला है। और इसमें शहद की मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो कमी नजर आती है मधुमक्खी पालन में कि मधुमक्खी पालन के पास बेचने के लिए शहद जो है वो उसका रेट नहीं फिक्स है। तो मधुमक्खियों को लगता है कि हम शहद नहीं बेच पा रहे हैं तो हमारा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए सरकार ने ये बात की कि अगर हम क्वालिटी यानी गुणवत्ता पर ध्यान देंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, तो मार्केट हमारे शहद की वैल्यू बढ़ेगी। और ना सिर्फ हम अपने नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर देश में भर में शहद दे सकते हैं, बल्कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने शहद को लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ना सिर्फ घरेलू बाजार बल्कि विदेशी बाजार की तमाम संभावनाएं अब हमारे मधुपालक जो है उनके सामने है। फिलहाल डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ डॉक्टर बलराज, आपसे भी हम समझना चाहेंगे आखिर में, क्योंकि जब हम बात करते हैं पॉली हाउस की और जो खुले खेत की हमारी फसलें हैं वहाँ पर विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। फिलहाल का जो मौसम चल रहा है, क्या पॉली हाउस के लिए भी कुछ ऐसी विशेष सावधानी हमारे किसानों को रखनी चाहिए? बिल्कुल, निश्चित रूप से बरसात का मौसम है और कीड़े मकोड़ों की मात्रा, उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जी, एक तो ग्रीन हाउस में आप ध्यान रखें या नेट हाउस हो, उसके चारों तरफ कम से कम 2 मीटर के क्षेत्र में चारों तरफ कोई खरपतवार नहीं होने चाहिए। जी, कहीं से आपका नेट ग्रीन हाउस का या नेट हाउस का फटा है, उसको आप उसकी रिपेयर करें। जी, उसमें आप पैच वर्क करें। और जो दरवाजे हैं, दरवाजों का खुलना बंद होना, जी, वो बहुत ही सुनिश्चित करें। दोनों दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो अंदर का क्षेत्र है जहां आपने फसल लगाई है, वहां खरपतवार नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। और आप जब खुद व्यक्तिगत रूप से कोई अंदर काम करने वाले जो वो हैं कार्यकर्ता अंदर जाते हैं, वो भी ध्यान रखें कि उनके हाथ, उनके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हों। कोई आप बाहर से कीड़ा मकोड़ा, कोई विषाणु रोग तो लेके नहीं जा रहे अंदर फसल के अंदर। तो इस प्रकार की देखभाल आपको करनी चाहिए। बरसात के मौसम में ज्यादा दिक्कत आती है विषाणु रोगों के अंदर एंटर करने की, और कीड़े मकोड़ों की मार्फत वो एंटर करते हैं, तो उनका प्रवेश बिल्कुल वो होना चाहिए। जहां तक पौध उगाने की बात है, सबसे पहली आवश्यकता जो है संरक्षित खेती की, वो है पौध संरक्षित क्षेत्र में हो और पौध बिल्कुल विषाणु रोग रहित पैदा करें, उसका उत्पादन करें, उसी की रोपाई। ये नहीं कि आपने ग्रीन हाउस बना लिया टमाटर की या शिमला मिर्च की, पौध खुले खेत में बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सुनिश्चित कर लें कि पौध आपकी संरक्षित क्षेत्र में विषाणु रोग रहित और रोग रहित पौध आपकी बनाई हुई हो, उसी की रोपाई आप ग्रीन हाउस में करें। चलिए बिल्कुल, इन तमाम बातों का आपको ख्याल रखना होगा। फिलहाल डॉक्टर बलराज सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हेलो किसान में आपने जाना किस तरीके से ना सिर्फ संरक्षित खेती करके आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, बल्कि मधुमक्खी पालन क्षेत्र से जुड़कर भी आप अपनी आमदनी को ना सिर्फ दोगुना बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब चलिए, हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। हमारे विषय कल के जो रहेंगे, राष्ट्रीय कामधेनु योजना, और इसके साथ साथ बात होगी व्यावसायिक डेयरी की स्थापना और इसका प्रबंधन, काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके ज़रिए भी ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के ज़रिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको फेसबुक पर जाकर हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं।
और आखिर में बारी सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। जी हाँ, आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन खुली हुई हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है, आपके जो तमाम सवाल आते हैं, हमारे पास सुझाव आते हैं, उनको कार्यक्रम में शामिल करें जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।